So good evening and welcome to the fifth session। और कल सेशन 4 में हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज आगे बढ़ेंगे। और कल जो है हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, जैसे इंटरनेट। पहले तो नेटवर्क के बारे में, फिर कई सारे जो टर्म्स इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, उन सभी के बारे में हमने कल चर्चा की। फिर उसके बाद में आपका स्टार्ट हुआ वेब ब्राउज़र के बारे में। आपने पढ़ा वेब ब्राउज़र क्या होता है, तो उसी में हम आगे बढ़ेंगे। और वेब ब्राउज़र के साथ में एक चीज़ होती है सर्च इंजन। तो वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन, ये दो चीज़ें होती हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसको समझते हैं पहले। तो वेब ब्राउज़र, जैसा कि आपको मैंने कल बताया था, एक टूल होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसकी मदद से हम वर्ल्ड वाइड वेब पर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। वेब ब्राउज़र क्या है? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं, जैसे कि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, एप्पल सफारी। ये सारे के सारे वेब ब्राउज़र्स होते हैं। सर्च इंजन जो है, सर्च इंजन वेब ब्राउज़र का एक पार्ट होता है, एक टूल होता है वेब ब्राउज़र के अंदर जो इंफॉर्मेशन को सर्च करने का काम करता है, जैसे कि गूगल, बिंग, याहू, आस्क डॉट कॉम। और ये सारे जो है, ये सर्च इंजन्स हैं। सर्च इंजन का काम होता है इंफॉर्मेशन को ढूंढ के लाना। ये वेब ब्राउजर के अंदर इंटीग्रेटेड होते हैं, वेब ब्राउजर का एक पार्ट होते हैं। सर्च इंजन के बारे में हम देखते हैं। सर्च इंजन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर के एक सर्च इंजन बना होता है, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे छोटा सॉफ्टवेयर होता है क्रॉलिंग सॉफ्टवेयर। क्रॉलिंग सॉफ्टवेयर के देखिए क्या लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिस्टमैटिकली ब्राउजिंग द वेब एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेब पेजेस। ये क्या होता है? ये जब आप किसी चीज के बारे में सर्च करते हो, तो जब आप सर्च करते हो, ये क्या करता है, उस टॉपिक से, उस सर्च क्वेरी से रिलेटेड सारी की सारी चीजें ढूंढता है जा करके वेब पे, और उन सभी की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके लेकर के आता है और उसको इंडेक्सेस में स्टोर करता है। इंडेक्स क्या है? स्टोर्स एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग द क्रॉलिंग प्रोसेस। क्रॉलिंग के दौरान जो इंफॉर्मेशन ढूंढी गई है, इंफॉर्मेशन को सर्च किया गया है, उसको इंडेक्स में ला करके स्टोर करता है क्रॉलर सॉफ्टवेयर। फिर इसके बाद होती है रैंकिंग एल्गोरिदम। अब ये जो हमारे पास, देखो जैसे मैंने सर्च किया, सर्च के बाद में देखो कई सारे वेब पेजेस एक वेबसाइट से रिलेटेड या उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड कई सारी चीजें मेरे पास आ गई हैं। अब एक ही चीज की, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की कई सारी वेबसाइट्स मेरे पास आ गई हैं, अब मुझे उनको रैंक करना है कि कौन सी सबसे पहले नंबर पे दिखाई देगी और कौन सी दूसरे नंबर पे दिखाई देगी। आप सर्च करते हो बेस्ट कॉलेजेस इंडिया, बेस्ट यूनिवर्सिटीज इंडिया, या फिर इसी तरीके से और कई सारी चीजें सर्च करते हो। सर्च करने के बाद में कई सारे लिंक आपको शो होते हैं। तो वो लिंक सबसे पहला आपको कौन सा दिखाई देगा, ये डिपेंड करता है उसकी रैंकिंग पर, कि एक वेबसाइट की रैंकिंग कितनी अच्छी है। तो वेबसाइट की रैंकिंग जो है, गूगल की रैंकिंग एल्गोरिदम होती है, उसके अकॉर्डिंग रैंक दी जाती है कि कौन सी एल्गोरिदम, जो कौन सी वेबसाइट को ऊपर दिखाना है, कौन सी वेबसाइट को नीचे दिखाना है। तो रैंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी वेबसाइट के लिए। जितनी अच्छी रैंकिंग हुई वेबसाइट की, उतना ज्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे बना रहेगा। उसके बाद होता है सर्च क्वेरी प्रोसेसर। सर्च क्वेरी प्रोसेसर क्या होता है? जब भी आप कुछ सर्च करते हो, तो सर्च करने के बाद में जो आपने सर्च बार में लिखा, वो सर्च बार में आप लिखने के बाद जब आप जैसे ही सर्च प्रेस करते हो, एंटर की हिट करते हो, वैसे ही सर्च इंजन का एक जो कंपोनेंट है सर्च क्वेरी प्रोसेसर, आपने जो कुछ भी सर्च किया है, क्वेरी का है क्वेश्चन, आपने सर्च में जो भी क्वेश्चन पूछा है, उसको प्रोसेस करेगा और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना चालू करेगा। फिर है कैशिंग सिस्टम। कैशिंग सिस्टम क्या होता है? आप जो फ्रीक्वेंटली जिन वेब पेजेस को सर्च करते हो, उन वेब पेजेस की जो कॉपीज होती हैं, उन कॉपीज को कैश मेमोरी में ला करके स्टोर करता है, ताकि रिस्पॉन्स टाइम कम हो और सर्वर के ऊपर लोड कम हो। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, ब्राउजर में होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का काम क्या होता है? आप फ्रीक्वेंटली जिन वेबसाइट्स को यूज करते हो, उन वेबसाइट्स की कॉपीज को आपके सिस्टम में स्टोर कर दिया जाता है, ताकि बार बार उसको सर्वर से ना लाना पड़े और रिस्पॉन्स टाइम कम हो।
वो यहाँ पे भी होता है। फिर इसके बाद एक चीज होती है मेटा सर्च इंजन। अब मेटा सर्च इंजन क्या है, देखो सर्च इंजन के बारे में मैंने आपको सब बताया। सर्च इंजन क्या है, एक बहुत ही मेहनती इंसान है। जैसे ही आपको सर्च करते हो, ये उस क्वेरी पैरामीटर से रिलेटेड ना बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जगह जगह पे इंफॉर्मेशन सर्च करता है और एक टेबल जैसी बनाता है जिसमें अपना वो पूरा रिकॉर्ड स्टोर करता है। लेकिन मेटा सर्च इंजन क्या है, थोड़ा सा आलसी है। ये क्या करेगा, जैसे ही आप मेटा सर्च इंजन में कुछ सर्च करोगे, ये गूगल के पास जाएगा, बिंग के पास जाएगा और जितने भी और दूसरे सर्च इंजन है उनके पास जाएगा और उनसे बोलेगा कि भाई मुझको अपने डेटाबेस में से सबसे अच्छे वाले रिजल्ट लेकर के दे दो। और सभी रिजल्ट वो उठाएगा, सभी से उधार लेगा और आपके सामने रिजल्ट रख देगा। तो मेटा सर्च इंजन क्या है, खुद कोई काम नहीं कर रहा है सर्चिंग का। ये दूसरों की मेहनत से जो कलेक्ट हुआ है डेटा, उसको आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। तो मेटा सर्च इंजन के एग्जांपल्स होते हैं डॉग पाइल और मेटा क्रॉलर। तो देखो ये लिखा हुआ है, ए मेटा सर्च इंजन इज अ सर्च टूल दैट एग्रीगेट्स रिजल्ट्स फ्रॉम मल्टीपल सर्च इंजन्स एंड प्रेजेंट देम इन अ यूनिफाइड लिस्ट। ये कई सारे सर्च इंजन्स के रिजल्ट्स को लेकर आता है और एग्रीगेट करके एक यूनिफाइड लिस्ट के फॉर्म में आपको प्रेजेंट कर देता है। इट डजंट हैव इट्स ओन डेटाबेस बट इंस्टेड फैचेस रिजल्ट्स फ्रॉम अदर सर्च इंजन। इसके पास अपना खुद का कोई डेटाबेस नहीं होता है, ये दूसरे सर्च इंजन के डेटा को फैच करके ले आता है। तो कल ये मैंने आपको बताया था वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट के बीच में डिफरेंस। द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट्स millions of private, public, academic, business and government networks. It is an infrastructure that allows various types of data including email, files, media to be transmitted globally. तो ये क्या होता है भाई, ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा होता है जिसमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप दुनिया भर में कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं पर भी शेयर कर सको। इंटरनेट एक माध्यम है इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने का। ये जो इंफॉर्मेशन का जो वेब बन रहा है, वो उस इंफॉर्मेशन के वेब को डब्ल्यू कहा जाता है। देखो क्या है, डब्ल्यू में देखो क्या लिखा है, वर्ल्ड वाइड वेब ऑफन रेफर टू डब्ल्यू और सिंपली दी वेब, इसको सिंपल वेब भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। इज ए सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड रिसोर्सेज लिंक्ड बाय हाइपरलिंक्स एंड यूआरएल्स। हाइपरलिंक्स और यूआरएल्स के जरिए जो इंफॉर्मेशन आपस में इंटरकनेक्टेड है, इसको वेब कहा जाता है। तो वेब और इंटरनेट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। इट इज अ सबसेट ऑफ इंटरनेट एंड इज एक्सेस्ड यूजिंग वेब ब्राउजर्स। इंटरनेट का सबसेट होता है ये, इंटरनेट का ही एक पार्ट है। इंटरनेट के जरिए ही हम ये सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाते हैं और वेब ब्राउजर का यूज करके हम ये इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर पाते हैं। ठीक है, आगे और छोटी सी चीज है आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। ये दो चीजें क्या होती हैं, अगर आप नेटवर्क में जुड़ रहे हैं तो एक नेटवर्क में, चाहे वो लैन हो, चाहे वो मैन हो या फिर वैन हो, किसी भी तरह का नेटवर्क हो, उस नेटवर्क में जुड़ने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए आपको एक यूनिक आइडेंटिटी चाहिए होती है। वो यूनिक आइडेंटिटी दो तरह की हो सकती है, या तो वो आपका एक आईपी एड्रेस होगा या फिर वो एक मैक एड्रेस होगा। डेफिनेशन देखो क्या होती है आईपी एड्रेस की। आईपी एड्रेस इज अ लॉजिकल एड्रेस असाइंड टू अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क, और मैक एड्रेस इज अ फिजिकल एड्रेस एसोसिएटेड विद अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस है। आप जैसे ही अपने आप को इंटरनेट से कनेक्ट करते हो तो डीएचसीपी सर्वर्स के द्वारा आपको एक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जाता है। इंटरनेट पे अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हो, तो बिना आईपी एड्रेस के आप वहां पे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से हर एक डिवाइस का अपना खुद का एक हार्डवेयर होता है जिसे एनआईसी कहा जाता है, जिसमें आपका वाईफाई कार्ड, लैन कार्ड, ब्लूटूथ कार्ड, ये सारे कार्ड्स आ जाते हैं। और हर एक कार्ड का अपना खुद का एक मैक एड्रेस होता है। अब जैसे इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे बाइक, स्कूटी या कार वगैरह जो होते हैं, इनमें क्या होता है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो हम बाइक खरीदने के बाद इस्तेमाल करते हैं, जो हमें बाइक खरीदने के बाद रजिस्टर कराने के बाद मिलता है। और एक नंबर होता है उसका चेसी नंबर, इंजन नंबर, और ये सारे अलग अलग क्या है, जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, जो बाइक का फ्रेम है या फिर जो जितनी भी चीजें हैं, जो कंपोनेंट्स, जो पार्ट्स उसमें यूज हो रहे हैं, हर एक पार्ट का अपना कोई सीरियल नंबर होता है और वो हर पार्ट के लिए यूनिक होता है।
जिसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो गाड़ी का नंबर होता है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हो। मैक एड्रेस या फिर जो चेसी नंबर है गाड़ी का, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस एरिया में बेची जाएगी, कहाँ उसको चलाया जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। जब वो मैन्युफैक्चर करी जा रही होती है, उस टाइम पे उसके ऊपर एक सीरियल नंबर डाला जाता है और वो उसके लाइफ टाइम के लिए परमानेंट होता है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल फोन्स में जो वाईफाई कार्ड्स होते हैं या जो ब्लूटूथ कार्ड होते हैं, उनका अपना एक फिजिकल एड्रेस होता है जो मैन्युफैक्चर होते टाइम पे डाल दिया जाता है और उसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता। और जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर डिपेंड करता है कि आप उस बाइक को या स्कूटी को या कार को कहाँ खरीद रहे हो, उस एरिया पे डिपेंड करेगा, और जो चेंज भी कराया जा सकता है बाद में। तो उसी तरीके से आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करोगे, तो आप दुनिया के किस कोने में बैठे हो, इस पे डिपेंड करता है कि आपका आईपी एड्रेस क्या हो। आई होप ये आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस सही से समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेयर की बात की जाए तो वैसा ही मॉडल के लेयर 3 में काम करता है आईपी एड्रेस, और मैक एड्रेस वैसा ही मॉडल के सेकंड लेयर में काम करता है। यूनिकनेस की बात की जाए, कैन बी डायनेमिकली असाइन एंड मे चेंज ओवर टाइम, यानी कि ये टाइम के साथ चेंज होता है। टिपिकली 24 घंटे की लीज पर आपको एक आईपी एड्रेस दिया जाता है, और हर 24 घंटे के अंदर में वो आईपी एड्रेस बदलता रहता है। लेकिन जो मैक एड्रेस होता है, वो मैक एड्रेस हार्ड कोड होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स पर, और ये लाइफ टाइम के लिए कांस्टेंट होता है, ये बदल नहीं सकता। पर्पस की बात की जाए तो भाई, अगर आप डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो आईपी एड्रेस लगेगा। अगर आपको सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना है, तो मैक एड्रेस के थ्रू किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। स्कोप देखो, इसका स्कोप क्या होता है। ये इंटर नेटवर्क लेवल पे काम करता है। आईपी एड्रेस जो होता है वो इंटर नेटवर्क लेवल पे काम करता है, जो राउटर्स के जरिए कम्युनिकेशन अलाउ करता है। और मैक एड्रेस लोकल नेटवर्क पे काम करता है, जिसमें डेटा राउटर्स के थ्रू ट्रेवल नहीं करता है। यहाँ पे छोटे छोटे डिवाइसेस, हब्स होते हैं, और आपके जो स्विचेस होते हैं उनके थ्रू ट्रेवल करता है। एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो देखो, एग्जाम्पल में आईपी एड्रेस कुछ इस तरीके का दिखता है। आईपी एड्रेस दो तरह के होते हैं, एक वर्जन 4 होता है और एक वर्जन 6 होता है। वर्जन 4 डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है, और आईपी वर्जन 6 जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होता है। तो ये दोनों तरीके का हो सकता है, आपका डेसिमल भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। लेकिन जो मैक एड्रेस होता है, वो मैक एड्रेस आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, या तो हेक्साडेसिमल में होगा या हाइफनेटेड फॉर्मेट में होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं प्रोटोकॉल्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक कुछ ना समझ में आया हो तो वो पूछ लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? Protocols refers to the set of rules, conventions, or standards that define how data is exchanged and communicated between devices or systems in a network. डेफिनेशन का सिंपल सा मतलब है, इसका प्रोटोकॉल्स का सिंपल सा मतलब ये है कि प्रोटोकॉल्स वो रूल्स होते हैं या वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि डिवाइसेस के बीच में एक नेटवर्क के जरिए कम्युनिकेशन कैसे होना है, डेटा कैसे एक्सचेंज किया जाएगा। इसके जो रूल्स होते हैं, जो कन्वेंशंस होते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। ठीक है, आगे देखा जाए तो कई तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं। उनमें से सबसे पहले हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का काम होता है डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजना। दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास टीसीपी और एक होता है यूडीपी। टीसीपी की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल,
और यूडीपी की फुल फॉर्म है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी प्रोटोकॉल जो होता है वो एक रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, और यूडीपी एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। मतलब सिंपल सा इसका है कि टीसीपी को, अगर मैंने टीसीपी का यूज करके कोई मैसेज भेजना चाहा तो वो मैसेज पूरा का पूरा जाएगा। वो मैसेज अगर बीच में कहीं पे कोई गड़बड़ भी हो जाती है तो टीसीपी उसको जिम्मेदारी के साथ में दोबारा से ट्रांसमिट करेगा। तो टीसीपी के थ्रू अगर हम कोई मैसेज भेज रहे हैं तो हमें एक गारंटी होती है, एक श्योरिटी होती है कि जो मैसेज हमने भेजा है वो पूरा का पूरा बिना गायब हुए पहुंचेगा। लेकिन अगर यूडीपी का मैसेज अगर हमने भेजा है, यूडीपी का यूज किया है, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका मैसेज पूरा का पूरा एज इट इज मिलेगा या नहीं। इसलिए इंटरनेट पे जो कम्युनिकेशन होता है, चाहे व्हाट्सएप कम्युनिकेशन हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे कोई भी तरह का कम्युनिकेशन हो, यहाँ पे आपके मैसेजेस को भेजने के लिए टीसीपी प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। अगर यूडीपी का यूज किया जा रहा होता तो कोई गारंटी नहीं थी आपने जो मैसेज लिख के भेजा वो पूरा का पूरा एज इट इज वहां पहुंचे या ना पहुंचे। वो मैसेज बीच में अगर कहीं पे मान लो ड्रॉप हुआ, कोई पैकेट खराब हो गया, तो यूडीपी उसको दोबारा ट्रांसमिट नहीं करेगा। टीसीपी में तो एरर चेकिंग होती है, पैकेट रिट्रांसमिशन होता है, एरर हैंडलिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती है। इस वजह से टीसीपी हैवी वेट हो जाता है। भाई टीसी के पास भाई जिम्मेदारियां बहुत है, तो ये हैवी वेट प्रोटोकॉल होगा। यूडीपी में इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती है, इसलिए ये जो है एक लाइट वेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। टीसीपी में डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है, और छोटे छोटे उन पैकेट्स को फिर ट्रांसमिट किया जाता है अलग अलग रास्तों से। उसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं। इंटरनेट में किस तरीके से काम होना है ये हमें बताते हैं आईपी एड्रेस। सबसे पहले है आईपी। इंटरनेट प्रोटोकॉल assigns unique addresses to devices enabling packet routing across networks। देखो, जो डेटा है वो डेटा छोटे छोटे पैकेट्स में टूट रहा है। वो डेटा कहाँ से कहाँ और किस रास्ते से होते हुए जाना है ये आईपी डिसाइड करता है, और उसको ले जाने का काम होता है टीसीपी का। तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्यूट जिसे कहा जाता है। टीसीपी आईपी मॉडल भी होता है जिसमें 4 लेयर्स होती हैं। 4 लेयर्स मिलकर आपस में कम्युनिकेशन कर रही होती है। फिर उसके बाद एचटीटीपी होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का यूज किया जाता है वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए। वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है एचटीटीपी, यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। उसी के जैसा होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। बस ये क्या करता है, एचटीटीपीएस जो डेटा भेजेगा उसको एनक्रिप्ट करके भेजेगा। एचटीटीपी में प्रॉब्लम होती है कि जो डेटा है वो एज इट इज जा रहा होता है, कोई भी उसको बीच में देख सकता है क्या जा रहा है यहाँ पे। बट जो एचटीटीपीएस होता है वो मैसेज को सिक्योर करता है, एनक्रिप्ट करता है, कम्युनिकेशन को एनक्रिप्ट करता है। और यहाँ पे डेटा अगर बीच में कोई देखे भी तो उसे पता नहीं चलेगा क्या डेटा ट्रांसमिट किया जा रहा है। ये होते हैं आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। उसके बाद आते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल, जो नेटवर्क को मैनेज करने में काम करते हैं। जिसमें सबसे पहला है हमारे पास डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या होते हैं, जो हमें वेबसाइट्स के डोमेन नेम दिखाई देते हैं www.google.com। एक्चुअल में क्या होता है, वो एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस यानी कि वो ये बता रहा होता है कि गूगल का जो होम पेज है वो किस लोकेशन पे स्टोर है। हमारी जितनी भी वेबसाइट्स है, जिनके भी हम नाम देखते आ रहे हैं, हर एक वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है। वो आईपी एड्रेस हमें सबका याद नहीं रह सकता। देखो आईपी एड्रेस अभी हमने देखा था यहाँ पे कितना बड़ा एक नंबर होता है। अगर हर एक वेबसाइट को आईपी एड्रेस से ही जाना जाए तो देखो हर एक वेबसाइट के बहुत बड़े बड़े और अलग अलग तरह के आईपी एड्रेसेस बनेंगे, और हर एक आईपी एड्रेस को ध्यान में रख पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या होता है, हर एक आईपी एड्रेस को कन्वर्ट किया जाता है रीडेबल डोमेन नेम में। जैसे 8.8.8.8 तो वो है google.com। इसी तरीके से कई सारे अलग अलग आईपी एड्रेसेस होते हैं, उनका एक डोमेन नेम बनाया जाता है। डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, जैसे ही हम कोई वेबसाइट को सर्च करते हैं, डोमेन नेम सिस्टम उस वेबसाइट के डोमेन नेम को कन्वर्ट करता है उसके इक्विवेलेंट आईपी एड्रेस में, और उस आईपी एड्रेस का यूज करके उस वेबसाइट को लोकेट किया जाता है वेब पर। फिर दूसरा होता है डीएचसीपी, जैसे कि आपको अभी तक बता चुका हूँ मैं 2 से 3 बार, अब इसका नाम आ चुका है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल।
जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो ये जो डीएचसीपी होता है, डीएचसीपी सर्वर का काम होता है हमको ऑटोमेटिकली आईपी असाइन करके देना। जैसे हमारे घरों में राउटर होता है, राउटर में भी हम जब कनेक्ट करते हैं, राउटर में भी डीएचसीपी इनेबल होता है। तो राउटर से जैसे हम कनेक्ट करेंगे, हमको एक आईपी एड्रेस राउटर खुद असाइन करके देगा, हमें कोई लोड लेने की जरूरत नहीं होती है उसमें। यूआरएल के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल क्या होता है? एक वेबसाइट का पूरा एड्रेस। जैसे हमारा घर का पूरा एड्रेस होता है, हाउस नंबर होता है, फिर एक मोहल्ले का नाम होता है, फिर किस एरिया में रहते हो उसका, फिर पिन कोड एक होता है। तो जैसे हमारा पूरा एक एड्रेस बनता है, उसी तरीके से वेबसाइट का एक पूरा एड्रेस होता है जिसको यूआरएल कहा जाता है। वेबसाइट का पूरा एड्रेस देखो कुछ इस तरीके का दिखता है। सबसे पहले तो प्रोटोकॉल HTTPS, फिर उसके बाद में कोलन डबल स्लैश, और फिर ये देखो ये है डोमेन www.example.com। ये एक डोमेन नेम है और इसका ही एक आईपी एड्रेस बनता है। फिर इस वेबसाइट में, इस आईपी एड्रेस में, ये एक डायरेक्टरी बनी हुई है, एक फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर एक और फोल्डर है, एक फाइल का नाम है, और आईडी पैरामीटर में जो कुछ भी हमने सर्च किया था वो। तो एक वेबसाइट का जब हम कुछ भी सर्च करते हैं, कोई अगर एक इमेज सर्च करते हो, तो इमेज सर्च करने के बाद में उसका यूआरएल देखना। यूआरएल कुछ इस तरह का दिखेगा। सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क आईडी के बाद में जो भी आपने सर्च किया होगा वो लिखा आ रहा होगा। जो आपने सर्च किया वो किसी फाइल में होगा, वो फाइल किसी फोल्डर में होगी, वो फोल्डर किसी वेबसाइट पे होगी। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी आपकी जो भी चीजें वो सर्च की जाती है। अब जो आपका डोमेन होता है, उस डोमेन में देखो एक तो नाम होता है आपकी वेबसाइट का, उसके लेफ्ट में एक सब डोमेन होता है और एक टॉप लेवल डोमेन होता है। टॉप लेवल डोमेन हमको ये बताता है कि वेबसाइट हमारी किस तरह की है। जो कई सारे टॉप लेवल डोमेन यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। टॉप लेवल डोमेन दो तरह के होते हैं, एक तो जेनेरिक होता है और एक होता है कंट्री। जेनरिक डोमेन जैसे कि .com, .org, .net, .gov, .edu, .mil, .in। तो .com जो है वो कमर्शियल वेबसाइट के लिए होता है। .org नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। .net, .net जो है वो ऐसी कंपनीज यूज करती हैं जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही हैं। .gov यूएस गवर्नमेंट के लिए रिजर्व है। .edu एजुकेशन वेबसाइट्स के लिए है। .mil यूएस मिलिट्री के लिए रिजर्व है। उसी तरीके से .int जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके लिए रिजर्व होता है। फिर कंट्री कोड के भी होते हैं टॉप लेवल डोमेन्स, जैसे .us यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, .uk यूनाइटेड किंगडम के लिए, .ca कनाडा के लिए, .au ऑस्ट्रेलिया के लिए, .de जर्मनी के लिए, .jp जापान, .in इंडिया। इसी तरीके से हर एक कंट्री का अपना एक कोड होता है और उससे आपके जो टॉप लेवल डोमेन है वो बनता है। तो डोमेन नेम में तीन चीजें होती हैं, एक तो www जो आपका लो डोमेन होता है, फिर उसके बाद डोमेन जो आपका मेन है वेबसाइट का नाम, फिर उसके बाद डॉट, उसके बाद एक टॉप लेवल डोमेन। ये चीज क्लियर है? कौन सा? ठीक है। फिर उसके बाद कुछ ईमेल प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये याद रखना है, जो अब अगर ईमेल आपको सेंड करना है या ईमेल आपको रिसीव करना है तो उसके लिए दो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। सबसे पहला है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP। अगर आप ईमेल भेजना चाहते हो तो SMTP यूज होगा। अगर आपको ईमेल रिसीव करना है तो उसके लिए IMAP और POP3, ये दो प्रोटोकॉल लगते हैं। IMAP की फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, एंड POP3 की फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। ये फुल फॉर्म्स जो है ना सारी, ये फुल फॉर्म्स आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है, ये एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछी जाती है। उसके बाद है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का काम होता है हमारे डेटा और कम्युनिकेशन को सिक्योर रखना। सबसे पहले है SSL और TLS। SSL का मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर, और TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये क्या करता है? ये इंश्योर करता है कि हम जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो सारा का सारा कम्युनिकेशन एनक्रिप्ट होना चाहिए। यानी कि जैसे मान लो हम किसी पेमेंट गेटवे के थ्रू अपना पेमेंट कर रहे हैं, जिसमें अपने अपनी कार्ड की डिटेल, CVV और सारे सिक्योरिटी कोड्स वगैरह डाले हुए हैं, तो वो ट्रेवल करते हुए जाएंगे बैंक के पास, वहां पे डेटाबेस में मैच होना होगा। तो ये सारी जो चीजें होंगी ना, ये पूरी तरीके से सिक्योर होनी चाहिए। अगर ये सिक्योर नहीं है तो आपका डेटा लीक हो सकता है और आपको फाइनेंशियल लॉस
झेलना पड़ सकता है इसमें। तो कोई भी वेबसाइट अगर HTTPS नहीं है, उसमें HTTP के आगे S नहीं लगा है, और उस वेबसाइट के पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते कि आपकी जो डिटेल्स वहां पे आप डाल रहे हैं वो सिक्योर हो। फिर उसके बाद होता है SSH सिक्योर शेल। ये क्या करता है, अगर आप किसी अनसिक्योर्ड नेटवर्क में काम कर रहे हो, तो उस अनसिक्योर्ड नेटवर्क में एक सिक्योर चैनल प्रोवाइड करता है आपके डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स होते हैं। दो तरह के फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक तो होता है FTP, नॉर्मली फाइल आपने जो भी भेजी एज इट इज पहुंच गई। दूसरी होती है SFTP, SSH फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, ये आपकी फाइल को एनक्रिप्ट करके भेजता है, ये आपकी फाइल को प्रोटेक्ट करके भेजता है, आपकी फाइल जो भी है वो उसको कोई और रीड ना कर सके। ओके, ठीक है। ये तो हो गए सारे प्रोटोकॉल्स। आई होप प्रोटोकॉल सभी को समझ में आए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को। फिर है टॉपिक नेटिकेट्स। नेटिकेट्स कुछ नहीं है, सिंपल सा है, दो वर्ड से बना है, नेटवर्क एटिकेट। नेटवर्क एटिकेट का मतलब जब आप नेटवर्क पे हो, जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, जब आप ऑनलाइन हो, तो उस टाइम पे कुछ एटिकेट्स यानी कि कुछ प्रॉपर मैनर्स आपको फॉलो करने होते हैं। जैसे कि यू शुड बी रिस्पेक्टफुल, माइंड योर टोन, यूज ग्रामर एंड पंचुएशन, बहुत सही ग्रामर और पंचुएशन को सही से यूज करें। अवॉइड ऑफेंसिव लैंग्वेज एंड कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो ऑफेंसिव हो, किसी कम्युनिटी को हर्ट कर रहा हो, उसको शेयर ना करें, उसको अवॉइड करें। इमोजीज बहुत ही केयरफुली यूज करें। प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें। कल्चरल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए बात करें। अवॉइड ट्रोलिंग एंड फ्लेम वॉर्स, किसी भी तरह की ट्रोलिंग और इन सब चीजों से दूर रहें। पोस्ट करने से पहले सोचें, और कम्युनिटी की गाइडलाइंस को फॉलो करें। ये सारी की सारी चीजें होती है। इसमें एक चीज और आती है, कई बार MCQ आपको मिलेगा, अगर आप कैपिटल लेटर्स, पूरा का पूरा मैसेज आप कैपिटल लेटर्स में टाइप करके भेज रहे हैं, तो वो एक प्रॉपर नेटिकेट नहीं होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो यहाँ तक तो ये था जो हमारा नेट इंटरनेट वाला चैप्टर, यूनिट 3 जो थी, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। और अभी टाइम है, तो हम यूनिट 4 को भी स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4 छोटी सी यूनिट है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। गूगल के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले कई सारे जो टूल्स होते हैं, कई सारे जो फीचर्स होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो गूगल प्रोवाइड करता है। देखो, ये तो स्टार्टिंग में छोटा सा टॉपिक है, बेकार सा, मतलब नॉर्मल सा टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं है कि गूगल क्रोम को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। वो आप सब कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। ठीक है। तो सबसे पहले तो गूगल एक प्रोडक्ट, गूगल का जो प्रोडक्ट है दैट इज सर्च एंड एडवर्टाइजिंग। तो गूगल सर्च तो बहुत पॉपुलर है, कोई भी दिक्कत आ रही है तुरंत गूगल सर्च पे गए, लिखा क्वेश्चन, आंसर मिल गया। दूसरा है गूगल एड्स। गूगल एड्स जो है, गूगल एड्स आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाने के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जिससे आप वाइड कस्टमर बेस को रीच कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन के लिए आपको गूगल वर्क स्पेस प्रोवाइड करता है, जैसे जो पहले जी सूट के नाम से जाना जाता था, अब ये गूगल वर्क स्पेस है। तो इसमें कई सारे टूल्स आपको जीमेल, गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, और इसके अलावा काफी सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। एंड अनदर वन इज गूगल कैलेंडर, जो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। आप अपने इवेंट शेड्यूल कर सकते हो, अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हो, रिमाइंडर्स आपको टाइम टू टाइम ये प्रोवाइड करता है। एंड देन कम्युनिकेशन और मैसेजिंग के लिए तो भाई गूगल की बहुत सारी चीजें हैं। तो जीमेल है, गूगल मीट है, गूगल चैट है। जो गूगल चैट जो है, गूगल वर्क स्पेस का ही इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, जिसपे आप मैसेज करके चैट कर सकते हैं। तो ये आपको प्रोवाइड किया जाता है। फिर ब्राउजर और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो बहुत है ही फेमस। गूगल क्रोम वेब ब्राउजर बहुत लोग यूज करते हैं, बहुत वाइड मार्केट है। एंड्रॉयड, बहुत वाइड मार्केट एंड्रॉयड ने भी कैप्चर करके रखा हुआ है। गूगल का बनाया हुआ अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड। मैप्स एंड नेविगेशन, मैप्स जो है, इसमें गूगल मैप्स और एक मैप होता है वेज।
गूगल मैप्स नॉर्मली बहुत लोग यूज करते हैं, और नॉर्मली जिस काम के लिए यूज किया जाता है गूगल मैप, स्ट्रीट व्यूज, बिजनेस इंफॉर्मेशन और कई सारी चीजें आपको मिलती हैं। और वेज जो है, वेज ये क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा नेविगेशन सिस्टम है जिसका यूज किया जाता है रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट्स के लिए। ये ज्यादातर वो लोग यूज करते हैं जैसे आप बाइकिंग टूर में निकले हो और आपको रियल टाइम में देखना है किस एरिया में कितना ट्रैफिक है, आप कहाँ से जा सकते हो। तो उन लोगों के लिए ये बहुत पॉपुलर है, वो लोग बहुत यूज करते हैं वेज का। क्लाउड सर्विसेज हैं, क्लाउड सर्विसेज में गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारी चीजें, क्लाउड स्टोरेज से लेकर के क्लाउड डेटाबेस से लेकर के मशीन लर्निंग मॉडल्स बिल्ड करने तक की फैसिलिटीज गूगल क्लाउड में प्रोवाइड की जाती है। एंड क्लाउड स्टोरेज तो भाई देखो सभी के पास है, गूगल फोटोज का यूज करते हैं इमेजेस बैकअप करने के लिए, वो सारा का सारा गूगल क्लाउड में ही जाता है। एंटरटेनमेंट एंड मीडिया से रिलेटेड, तो यूट्यूब है गूगल का जिसपे एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है, एंड एजुकेशन भी है, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। सारा तरह का कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल है। गूगल प्ले है जिससे आप कई सारे एप्लीकेशन और सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हो। हार्डवेयर की बात की जाए तो पिक्सल्स का फोन है, गूगल का खुद का एक स्मार्टफोन है पिक्सल्स। गूगल नेस्ट है। गूगल नेस्ट क्या है, जो आपको वाइड रेंज ऑफ आईओटी एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, स्मार्ट होम प्रोडक्ट जैसे कि स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट डोरबेल, स्मार्ट कैमरा, थर्मोस्टेट्स और कई सारी चीजें इस तरह की प्रोवाइड करता है। एआई और मशीन लर्निंग की बात की जाए तो गूगल की अपनी खुद की एक बनाई हुई लाइब्रेरी है टेंसर फ्लो, पाइथन की लाइब्रेरी होती है टेंसर फ्लो, जिसमें आप मशीन लर्निंग मॉडल्स को डेवलप कर सकते हो और ट्रेन कर सकते हो। एंड देन गूगल एआई जो है गूगल का खुद का एक रिसर्च डिवीजन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एडवांसमेंट के लिए। ठीक है, तो इतने टूल्स हैं ये सारे इसमें, और बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं था इस वाली यूनिट में, छोटी सी यूनिट है। आई होप सभी को जो आज का टॉपिक है वो समझ आया होगा। मेन आज का जो टॉपिक रहा है वो प्रोटोकॉल्स रहा है, जिसमें सभी प्रोटोकॉल्स की फुल फॉर्म्स और क्या काम होता है उनका वो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। ये सेशन भी आपको जो है संडे तक, आज तक जितना हो चुका है संडे तक आपको ये सारा सेशन, 5 हो गए अभी तक, पांचों सेशन यूट्यूब पे मिल जाएंगे। जिसका रह गया है, जो नहीं कर पाया है, जिसको रिवीजन करना है, वो यूट्यूब पे जाके चैनल पे आपको मिल जाएंगी, ये सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।